हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री के एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि गुप्त काल है। काल के यहाँ जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आज हम यहाँ इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो आपके लिए यूपीएससी, आरआरबी, स्टेट पीसीएस, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को आप पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं गुप्त काल से वो आज हम यहाँ सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो घटोत्कच गुप्त था, चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, श्रीगुप्त थे या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक जो थे वो थे श्रीगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त जो थे वो कुषाणों के समान थे। गुप्त किसके समान थे? कुषाणों के समान थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी? तो ये की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश में महाधिराज की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, विलसट स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख, मंदसौर लेख, इसको आपको चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त ने बनवाया, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या बंधु बर्मन। तो इसमें आपको बताना है, तो बताइए इसमें कौन सा होगा। तो देखिए प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त ने बनवाया। विलसट स्तंभ लेख जो है कुमारगुप्त ने। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से रिलेट करते हैं और मंदसौर लेख जो है बंधु वर्मन से। फिर से एक बार देख लीजिए, प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख किससे रिलेट करता है? समुद्रगुप्त से। विलसट स्तंभ लेख कुमारगुप्त से। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से और मंदसौर लेख जो है बंधु वर्मन से। इसके हिसाब से आपका ए वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? बताइए कौन था? ये थे आर्यभट्ट। खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट। देखिए एसएससी में आया है और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी, ये थी संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा कौन सी? ये संस्कृत थी। देखिए एसएससी में ये क्वेश्चन आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सॉरी। इतिहासकार वी ए स्मिथ इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आता है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताइए किससे वी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर भारत का नेपोलियन किसको कहकर पुकारा था? तो ये पुकारा था समुद्रगुप्त को। देखिए कितनों में कितने को उसमें आया है, आप देख सकते हैं एसएससी में, आरआरबी में, यूपीपीसीएस में कितने क्वेश्चन उसमें आया है, बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था, ये कौन थे? ये थे स्कंदगुप्त। ये थे स्कंदगुप्त। ये भी देखिए कितने एग्जाम में आए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। गुप्त राजवंश के किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश तो जो था वो कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त राजवंश कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। एसएससी में आया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? ये गुप्त काल से संबंधित हैं। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? ये गुप्त काल से संबंधित है। देखिए एसएससी और एनडीए में आया है ये क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अच्छे से वीडियो को आप वॉच कर लीजिए। गुप्त काल की अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो आपको इसके अलावा किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। गुप्त काल से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने बनते हैं अब तक वो सारे यहाँ पर मैं कंप्लीट करा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? बताइए। तो कवि कालिदास जो थे वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या नाम था इनका? विक्रमादित्य भी कहा जाता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय
विक्रमादित्य के राजकवि थे कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। एसएससी में आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन सा था? तो ये था नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। इंपॉर्टेंट है ये भी। नालंदा तक्षशिला में बड़ा कंफ्यूज रहता है, तो इसे याद रखिएगा। ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ये भानुगुप्त से है। ये भानुगुप्त से आरआरबी में आया है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। फाहियान किसके शासनकाल के में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के आया था। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए कौन किसके शासनकाल में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, गोल्डन एज था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? गोल्डन एज किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल को स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। फाहियान कहाँ का निवासी था? अब फाहियान जो था चीन का निवासी था। कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था। आरआरबी में पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेन सेकंड किस वंश का शासक था? सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेन सेकंड किस वंश का शासक था? तो बताइए किस वंश का शासक था सेतुबंध? तो ये जो थे वाकाटक, ये जो थे वाकाटक के शासक थे। इंपॉर्टेंट है ये भी, आरआरबी में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? कविराज कहा गया। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो बताइए कविराज किसे कहा गया? तो कविराज कहा गया समुद्रगुप्त को। कविराज किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया? स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया? तो बताइए किसमें कहा गया? तो ये कहा गया कहोम स्तंभ लेख में। किसमें कहा गया? कहोम स्तंभ लेख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो बताइए किसमें मांगी थी? ये मांगी थी बोध गया में। किसने मांगी थी? बोध गया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो बताइए कब हुआ था ये हुआ था गुप्त काल में। मंदिर निर्माण कला का जन्म कब हुआ था? सबसे पहले ये हुआ था गुप्त काल में। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? इन्होंने की थी शकों का उन्मूलन करने के बाद। किसके बाद की थी? शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो बताइए कौन थे? ये थे विष्णु। ये थे भगवान विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी का विशेष सिक्के जारी किए थे? तो चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे इन्होंने शकों को पराजित करने के बाद। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपने किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? इन्होंने शकों को पराजित करने के बाद चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस नदी में हुआ? मेहरौली दिल्ली मतलब मेहरौली जो है दिल्ली में ही स्थित है। लौह स्तंभ का निर्माण किस नदी में हुआ? तो किस सदी में हुआ? सॉरी नदी कह रहे हैं। किस सदी में हुआ? तो ये हुआ था चतुर्थ सदी में। किसमें हुआ था? चतुर्थ सदी में हुआ था। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरी हिस्ट्री हम अपने चैनल पर करा रहे हैं। इसके बाद हम पॉलिटी, इकोनॉमिक जो भी है आपका जीके जीएस वो यहाँ पर कंप्लीट कराई जाएगी। और कोई भी जो टॉपिक है वो इग्नोर नहीं कर रहे हैं, सारे टॉपिक यहाँ कराए जा रहे हैं। फाहियान और हैंसोंग ने के राज्य को देखा। फाहियान और हैंसोंग ने किसके राज्य को देखा? तो बताइए किसके देखा? तो फाहियान और हैंसोंग ने क्या देखा बताइए? तो इन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन क्रमशः के राज्य को देखा।
मतलब फाहियान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के और हेनसोंग ने हर्षवर्धन के राज्य को देखा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाएगा फाहियान किसके शासनकाल में आया था या हेनसोंग किसके शासनकाल में आया था, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बहुत बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, धन्वंतरी थी, धन्वंतरी कौन थी? तो धन्वंतरी जो थे आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से हैं एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो धन्वंतरी कौन थे? एक चिकित्सक थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में से एक थे, जो कि एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो थी वो राजतंत्रात्मक थी। कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो बताइए किसका विवरण नहीं मिलता है इसमें से? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन नहीं मिलता है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन नहीं मिलता है, बौद्ध राज्यों का मिलता है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का मिलता है, बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का मिलता है, लेकिन बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन विवरण नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है या कौन है? तो कौन सा है बताइए? ये है देवगण का दशावतार मंदिर। कौन सा है? देवगण का दशावतार मंदिर जो है वो आपका सर्वोत्कृष्ट मंदिर है गुप्त स्थापत्य कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो किन गुफाओं का निर्माण हुआ था गुप्त काल में, बताइए? तो ये हुआ था 16, 17 एवं 19। 16, 17 एवं 19 अजंता की गुफाओं में 16, 17 और 19 गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में जुड़े थे? अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो बताइए किस शासक के दरबार से जुड़े थे ये जुड़े थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब विक्रमादित्य के दरबार से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया गया जाता है? गुप्त संवत 319 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता था, किसे दिया गया है बताइए? तो किसको दिया गया है? ये दिया गया है चंद्रगुप्त प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था बताइए? तो इन्होंने किया था अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में, अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में इन्होंने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था? ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन, पहले तो एक क्वेश्चन बनता है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक कौन था? तो हरिशेन है। किस शासक का दरबारी कवि था? अब ये सेकंड क्वेश्चन बनता है, तो इसका जो आंसर है वो है समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है ये? तो ये कहा जाता है कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण क्लासिकल युग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो किस काल में हुआ था ये हुआ था गुप्त काल में। किसमें हुआ था? गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? कहा जाता था गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था सोने की मुद्रा को? तो ये कहा जाता था दिनार। क्या कहा जाता था? दिनार। ठीक है, इसे याद रखिएगा, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? वेरी इंपॉर्टेंट, कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा? तो कुमार संभव जो काव्य था वो कालिदास ने लिखा। बीपीएससी में आया है और ये आपको पता होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी, तो बताइए क्या दर थी?
उपज का छठा भाग, उपज का छठा भाग भूगुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो बताइए किस काल की थी? गुप्त काल की थी, प्रतिहार काल की थी, राष्ट्रकूट काल की थी या सातवाहन युग की थी? तो किस काल की थी? ये थी गुप्त काल की। बीपीएससी में आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा ग्राम अनुदान में दिया था? तो किसने दिया था? ये गुप्त वंश के शासकों ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, बीबीएससी में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दिल्ली की मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो बताइए दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो किसकी स्मृति में है ये है आपकी चंद्र की। किसकी स्मृति में है? चंद्र की। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम मित्र नाटक का नायक कौन था? कालिदास द्वारा रचित है मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो बताइए इसका नाटक का नायक कौन था? तो ये नाटक के नायक है अग्निमित्र। कौन है? ये है आपके अग्निमित्र। यूपीपीसीएस में आया है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो बताइए किस में उपलब्ध है? तो ये है प्रयाग में। किस में उपलब्ध है? प्रयाग में। यूपीपीसीएस और बीपीएससी में आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो बताइए किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? ये भी आपके गुप्त काल में थी। इसका मतलब अच्छा काल था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमणों से अत्यंत विचलित हुआ? अब कौन सा राजवंश था जो हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो कौन सा हुआ था? गुप्त काल या गुप्त राजवंश। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखना था? देखिए मालविकाग्निमित्रम कालिदास का था, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का था, विक्रमशीर्यम ये भी कालिदास का, लेकिन जानकी हरण जो था वही कालिदास का नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाओं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो कहाँ है मध्य प्रदेश में? ये बाघ धार में है। बाघ धार में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था बताइए? तो इन्होंने किया था 319 से 500 ईस्वी तक। 319 से 500 ईस्वी तक गुप्त वंश ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी तो कब आरंभ हुई थी बाल विवाह की प्रथा? ये आरंभ हुई थी गुप्त काल में। कब हुई थी? गुप्त काल में। आरएएस और आरटीएस में आया है ये क्वेश्चन। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो ये जारी हुए थे आपके गुप्त काल में। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। किस में जारी हुए थे? गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो बताइए कौन सा है ये है अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सा है? ये है अभिज्ञान शाकुंतलम। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से वॉच करिए वीडियो को। अगर आप अच्छे से वॉच कर लेंगे, देखिए कोई फालतू बात यहाँ पर नहीं हो रही है, बिल्कुल टू द पॉइंट बात हो रही है। अच्छे से आप कर लेंगे तो ये गुप्त काल का पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो बताइए कहाँ से मिलता है सती प्रथा का उल्लेख? तो सती प्रथा का जो उल्लेख मिलता है वो ऐरण अभिलेख से मिलता है। किससे मिलता है? ऐरण अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। तो बताइए क्रम से आपको लगाना है गुप्त वंश के शासकों को। तो देखिए सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त सेकंड, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। सबसे पहले चंद्रगुप्त है, फिर समुद्रगुप्त आए, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य आए, फिर कुमारगुप्त आए, फिर स्कंदगुप्त आए। इसके हिसाब से आपका ई वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है ये? तो ये प्राप्त हुआ है बयाना भरतपुर से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है बयाना भरतपुर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? बताइए किसको माना जाता है ये? तो ये माना जाता है आपका कुमारगुप्त को। किसको माना जाता है? कुमारगुप्त को। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है कुमारगुप्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था, जिसको फेडरल सिस्टम का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। आपका इसमें कारण है कि गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। बताइए इसमें कौन सा सही है? इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, यूपीएससी में क्वेश्चन आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? तो बताइए किससे होता था ये? तो ये होता था ताम्रलिप्ति से। किससे होता था? ताम्रलिप्ति से। यूपीएससी में आया ये क्वेश्चन। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते थे रूपक। क्या कहलाते थे चांदी के सिक्के? रूपक। यूपीएससी में आया है ये क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विशाखदत्त, बरामीर, चरक और ब्रह्मगुप्त। चिकित्सा, नाटक, खगोल विज्ञान और गणित, मतलब कौन किससे रिलेट करता है? बताइए कौन किससे रिलेट करता है? बताइए। तो देखिए विशाखदत्त जो हैं वो विशाखदत्त को रिलेट करवाते हैं आप विशाखदत्त नाटक से, बरहामीर जो है खगोल विज्ञान से, चरक जो है चिकित्सा से और ब्रह्मगुप्त जो है वो गणित से। विशाखदत्त जो हैं वो नाटक से, बरहामीर खगोल विज्ञान से, चरक जो है आपके चिकित्सा से और ब्रह्मगुप्त जो हैं वो आपके गणित से। इसके हिसाब से आपका सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का विज्ञान महान केंद्र कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो कौन सा था महान केंद्र इनके काल में? तो ये था उज्जैन। क्या था? उज्जैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो बताइए किस में होती है ये होती है अभिज्ञान शाकुंतलम की। किसकी होती है? अभिज्ञान शाकुंतलम की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किस युग को किस युग को जाता है? तो ये किस युग को है बताइए? तो ये है गुप्त युग को। वर्तमान गणित में जो दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? तो ये गुप्त युग को जाता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? बताइए कौन सा नहीं था? बताइए कौन सा नहीं था? देखिए स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना सही है। हूणों का आक्रमण सही है। प्रांतीय शासकों का विद्रोह ये भी सही है। लेकिन सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कला ये नहीं है। इसके हिसाब से आपका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, कि गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था तो सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कला ये कारण कोई नहीं था। बाकी इसके सारे कारण हैं। स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्ति का दुर्बल होना ये कारण था। हूणों पर का आक्रमण ये भी कारण था। प्रांतीय शासकों का विद्रोह ये भी एक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सॉरी। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति पर अंकित कराया था? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन।
बहुत पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर अपने अपने को वीणा बजाते हुए कृति से अंकित करवाया था? तो किसने कराया था ये बताइए? ये कराया था समुद्रगुप्त ने। किसने कराया था? समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक प्रथम विषय के रूप में स्थापित किया? तो बताइए, वह भारतीय विज्ञान विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो किसने स्थापित किया था? ये स्थापित किया था आर्यभट्ट ने। किसने स्थापित किया था? आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, गुप्तकालीन पुस्तक नवीन नवीन नवनीतकम नवनीतकम का संबंध किससे है? तो बताइए, गुप्तकालीन पुस्तक है नवनीतकम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है आपके वो चिकित्सा से है। किससे है? चिकित्सा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था बताइए? ये थे रामगुप्त। कौन थे? रामगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, शासक और अभिलेख को हमको बताना है। कौन से शासक ने कौन सा अभिलेख इनसे रिलेट करता है? तो बताइए। देखिए, समुद्रगुप्त जो है प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है वो मेहरौली लौह स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त जो है वो भीतरी स्तंभ लेख, और बुद्धगुप्त जो है वो पहाड़पुर ताम्रपत्र। पहाड़पुर ताम्रपत्र। ठीक है। समुद्रगुप्त जो है प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय जो रिलेट करते हैं वो मेहरौली लौह स्तंभ लेख से, स्कंदगुप्त जो है भीतरी स्तंभ लेख से, और बुद्धगुप्त जो है वो पहाड़पुर ताम्रपत्र से। इसके हिसाब से आपका ए वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये भी आपको सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बताइए, इसमें आपको दिखा है मुद्रा के प्रकार और शासक। मुद्रा के प्रकार को शासक से आपको मिलाना है। बताइए। तो देखिए, कुमार देवी प्रकार जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम रिलेट करते हैं इनसे। वीणावादन प्रकार जो है वो रिलेट करते हैं समुद्रगुप्त। चक्र विक्रम प्रकार जो है वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य करते हैं। और कार्तिक के प्रकार जो है वो कुमार गुप्त करते हैं। फिर से एक बार बता देते हैं, कुमार देवी जो प्रकार है मुद्रा का वो चंद्रगुप्त उस रिलेट करते हैं। वीणावादन प्रकार जो है समुद्रगुप्त। चक्र प्रक्रम प्रकार जो है चंद्रगुप्त द्वितीय। और कार्तिक के प्रकार जो है कुमार गुप्त फर्स्ट। इसके हिसाब से आपका ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपका। देखिए, शासक और उपाधि दे रखी है। तो चंद्रगुप्त प्रथम की जो उपाधि थी वो थी महाधिराज की। समुद्रगुप्त की थी वो थी अश्वमेघ पराक्रम की। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो थी परम भागवत की। और स्कंदगुप्त की जो थी वो थी शक्रोपम की। ठीक है, शक्रोपम की। फिर से बताते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम की जो उपाधि थी वो महाधिराज की उपाधि मिली गई इन्हें। समुद्रगुप्त की अश्वमेघ पराक्रम, चंद्रगुप्त द्वितीय की परम भागवत, और स्कंदगुप्त की शक्रोपम। इसके हिसाब से आपका डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची वाले बहुत क्वेश्चन है, आते भी बहुत सारे हैं। शासक और इनकी पत्नी। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी जो थी वो थी आपकी कुमार देवी लिच्छवी। रामगुप्त की ध्रुव देवी। समुद्रगुप्त की दत्ता देवी। रुद्रसेन सेकंड की प्रभावती गुप्त। ठीक है, फिर से एक बार बताते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की कुमार देवी लिच्छवी, इंपॉर्टेंट है ये। रामगुप्त की ध्रुव देवी। समुद्रगुप्त की दत्ता देवी। और रुद्रसेन सेकंड की आपकी प्रभावती गुप्त। इसके हिसाब से आपका ए इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ पे स्थित 12 राज्यों में धर्म विजय की? किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो किसने धर्म विजय की थी बताइए? तो ये की थी आपके समुद्रगुप्त ने। किसने की थी? समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सर्वराजोछेता मतलब सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि किसने धारण की थी? सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने की उपाधि फेंकने वाले की उपाधि किसने धारण की? तो किसने धारण की थी? ये की थी समुद्रगुप्त ने। किसने की थी? समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह थर्ड को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? तो किसने किया था ये? किसने उन्मूलन किया था? ये किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपको बताना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रचनाकार दे रखे हैं और इनकी रचनाएं दे रखी हैं।
ठीक है। आर्यभट्ट, आर्यभट्टीय इनकी रचना है। धन्वंतरि की रचना नवनीतकम है। ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्धांत है और बरामीर की पंच सिद्धांतक है। ठीक है। आर्यभट्ट की कौन सी है? आर्यभट्ट की आपकी आर्यभट्टीय है। धन्वंतरि की नव नीतकम है। ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्धांत है और बरामीर की पंच सिद्धांतक है। इसके हिसाब से आपका ए इज अ राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सुदर्शन झील, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा उसकी जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी। कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? देखिए दो इसमें से तीन क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहले सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर गुप्त ने करवाया था। पहली बार मरम्मत कब हुई? तो शक शासक रुद्रदमन ने कराई। अब दूसरी बार मरम्मत कब हुई? तो दूसरी बार जो मरम्मत हुई थी वो स्कंदगुप्त ने कराई थी। ठीक है। तीन क्वेश्चन बनते हैं, तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें आपको प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक बताना है। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बताइए। देखिए भक्ति भुक्ति प्रांत जो है प्रशासकीय विभाजन, इसके प्रशासक जो है उपरिख हैं, उपरिख हैं। विषय जिला जो है उसके जो है विषयपति हैं। नगर के नगरपति हैं और ग्राम के ग्रामिक हैं। सिंपल सा है, वहीं से आपको नाम मिल जा रहे हैं वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें कौन सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो देखिए महासिंधु विग्रह ये जो है युद्ध व शांति का मंत्री कहा जाता था इन्हें, बिल्कुल सही है। महादंड नायक सेना का सर्वोच्च अधिकारी, सही है ये भी। विनय स्थिति स्थापक धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी, ये भी ठीक है। महाश्वपति जो है गज सेना के अध्यक्ष, ये गलत है। तो इसका हिसाब से आपका टी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सुमेलित करना है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से। बताइए। क्षेत्र भूमि, क्षेत्र भूमि, वास्तु भूमि, अपरहत भूमि और खिल भूमि। तो देखिए क्षेत्र भूमि जो है कृषि योग्य भूमि होती है। वास्तु भूमि जो उस टाइम निवास योग्य भूमि को कहा जाता था। अपरहत भूमि जो है जंगली भूमि को कहा जाता था और खिल भूमि जो है कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को कहा जाता था। फिर से एक बार बताते हैं। क्षेत्र भूमि कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। वास्तु भूमि निवास योग्य भूमि को, अपरत भूमि जंगली भूमि को और खिल भूमि जो है कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को। इसके हिसाब से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कौन सही सुमेलित नहीं है? अब कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो देखिए किरार्थी जो नियम जो है ये 12वीं की है, बिल्कुल सही बात है। मृज कटितम जो है शूद्रक की है, बिल्कुल सही है। दश कुमार चरित दंडी की है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो प्रयाग प्रशस्ति है वो रवि कीर्ति की नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कौन सुमेलित नहीं है इसमें भी बताना है आपको। तो देखिए इसमें से बागभट्ट जो है अष्टांग हृदय, सही है ये। कामांदक है जो है नीतिसार हैं। विशाखा दत्त जो है मुद्रा राक्षस है, बिल्कुल सही है। जो भृतहरि जो है मेघदूतम नहीं है, मेघदूतम तो कालिदास की है, तो ये सही है। मतलब सुमेलित नहीं है का मतलब ये वाला आंसर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं सूची वाले, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए श्रेष्ठी जो है, श्रेष्ठी साहूकार को कहा जाता था। सार्थवाह व्यापारी को, कुलिक शिल्पी और कारीगर को और कायस्थ जो था लेखक को। श्रेष्ठी साहूकार को, सार्थवाह व्यापारी को, कुलिक शिल्पी कारीगर को और कायस्थ लेखक को। ए राइट हो जाएगा इसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मिहिर कुल का संबंध था, मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो मिहिर कुल का जो संबंध था वो था आपका हूण से। मिहिर कुल का संबंध किससे था? हूण से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? तो बताइए कौन थे? मौखरी। कौन थे? मौखरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राजा गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, तो विक्रमादित्य की पदवी किसने ग्रहण की थी? ये की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो सिंपल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? तो क्यों खींच रहा है ये बताइए। तो ये उसकी जंगरोधता के कारण, किसकी? उसकी जंगरोधता के कारण लौह स्तंभ जो है वैज्ञानिकों का ध्यान खींच रहा है कुतुब मीनार के निकट। ठीक है, यहाँ से कुछ क्लियर नहीं आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पुंडवर्मन भुक्ति प्रांत इस अवस्थित है। पुंडवर्मन भुक्ति प्रांत अवस्थित है, तो कहाँ इस अवस्थित है बताना है। तो अवस्थित है उत्तर बंगाल में। कहाँ अवस्थित है? उत्तर बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है बताइए। तो किस स्थान पर उपलब्ध है ये है बाघ गुफाओं में। किस में उपलब्ध है? बाघ गुफाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? इंपॉर्टेंट है ये, यूपीएससी यूपीपीसीएस में भी आया है। देखिए, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ये थे आपके समुद्रगुप्त। ठीक है, चलिए, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आज का कि रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख में मिलती है? तो रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस में मिलती है बताइए। ये मिलती है दशपुर शिलालेख में। ये मिलती है दशपुर शिलालेख में। इम्पॉर्टेंट है ये। यह इसी के साथ आपके जितने भी 94 क्वेश्चंस हैं यहाँ कंप्लीट करवा दिए हैं। बताइए जिसके गुप्त काल जिसको क्लियर था, जिसका ये टॉपिक क्लियर था, बताइए 94 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ ठीक बैठ रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहें और पूरी जीके जीएस हम आपके अपनी वीडियो पर अपने चैनल पर यहाँ कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।